हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम आप लोगों का सितंबर में होने वाला है। अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको इस टाइम जो कि अभी बहुत ही कम समय बचा है, तो कम से कम सारी वीडियोस नहीं तो बुक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, ठीक है, बुक से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बुक से रिलेटेड वीडियोस जो कॉन्सेप्ट हैं कि थिंकर्स ने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको देखनी चाहिए। सोशल रिसर्च से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको वो देखने होंगे। सोशल थे जितने भी आपके वहाँ पर थिंकर से रिलेटेड जुड़े हुए वीडियोस हैं आपको वो देखनी चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण कथन किनके द्वारा कहे गए हैं, इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आपको इन वीडियोस को ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आने वाली जो भी 2-3 वीडियोस होंगी उनमें हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी आपके थिंकर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इनसे रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके अभी इस टाइम जो कि अभी आपके पास बहुत ही कम समय है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हीगल के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग पहले। हीगल जर्मन दार्शनिक हैं, ठीक, जर्मन दार्शनिक हैं, और इन्होंने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद या आदर्शात्मक इतिहासवाद की अवधारणा दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी? द्वंद्वात्मक आदर्शवाद या आदर्शात्मक इतिहासवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी। और जो द्वंद्वात्मक विचारवाद है या वैचारिक, इसे इतिहासवाद बोलते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐतिहासिक विचारवाद किसे कहा जाता है, तो आप हीगल बताएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कथन ये है, और जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कि मार्क्स ने क्या कहा था हीगल से संबंधित बात, कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया, जिसे मैंने पैरों के बल यानी भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। ये किसने कही है? हीगल से संबंधित है हालांकि, और कही है मार्क्स ने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इनका अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वाद प्रतिवाद संवाद पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलगाववाद की अवधारणा भी इन्होंने दी थी, और कहा था कि व्यक्ति में अलगाव का जो कारण है वह ईश्वर या अलौकिक सत्ता के प्रति गलत सोच के वजह से है। ठीक है, व्यक्ति में जो अलगाव का कारण है, इन्होंने ईश्वर या अलौकिक जो सत्ता है उसके प्रति जो गलत धारणा है उसकी वजह से है। और इन्होंने कहा है, आगे जाके ये कहते हैं कि पहले जो परिवर्तन की बात इन्होंने कहा है, तो इन्होंने कहा है कि पहले विचारों में परिवर्तन आता है, फिर सामाजिक परिस्थितियों या फिर भौतिकता में आता है। ठीक है, परिवर्तन को क्या बताया कि पहले विचारों में परिवर्तन आएगा, फिर सामाजिक परिस्थिति या भौतिकता या भौतिक क्षेत्रों में परिवर्तन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, गॉफमैन के बारे में देखने वाले हैं। तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, गॉफमैन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों को बताया गया है। कलंक का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सॉरी, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। ये है क्या, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। और भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। भूमिका दूरी क्या है, जो आपका संपूर्ण संस्था है ये क्या है, कलंक क्या है, इन सब के बारे में बताया गया है। आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो मर्टन के हों, मीट के हों, ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ये भी बताया गया किसने दिया है, तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, तो ये गॉफमैन का हो गया कि इनकी जो अवधारणा हो गई है वो कलंक हो गई है, संपूर्ण संस्था हो गई है, और भूमिका दूरी हो गई है। इनकी बुक्स के बारे में बात कर लें जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। असाइलम है इनकी बुक, एनकाउंटर्स है, स्टिग्मा है बुक। इसके अलावा द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। स्टिग्मा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और जो आपका ये असाइलम है ये पूछी जाती है बुक। इसके अलावा फ्रेम एनालिसिस बुक है। ठीक है, क्या हो गई, फ्रेम एनालिसिस एंड बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, बिहेवियर्स इन पब्लिक प्लेस, ये
इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं किसकी, गॉफमैन की है। अब बात करने वाले हैं हम लोग कार्डिनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो कार्डिनर क्या है आपके, ये सांस्कृतिक निर्धारणवादी हैं, ठीक है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी के अगर मैचिंग में भी ऐसे आ जाता है कि आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी बताया जाता है, ठीक है। कार्डिनर आपके क्या हो गए, सांस्कृतिक निर्धारणवादी हो गए। इनके अनुसार क्या है कि जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में क्या होती है कि जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। और आगे ये भी बोलते हैं कि जो संस्कृति है और जो व्यक्तित्व है वो दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह सब बातें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, शॉर्ट में बताई गई है आप लोगों को ताकि याद हो जाए, ठीक है। संस्कृति और जो व्यक्तित्व हैं वो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इन्होंने माना है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये क्या हैं, ये एक ही सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। और इन्होंने मूल व्यक्तित्व की भी अवधारणा दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है, जो मूल व्यक्तित्व है उसकी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। किसने दी हुई है, आपका कोऑर्डिनर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी बेसिक पर्सनैलिटी, ठीक है। क्या है, बेसिक पर्सनैलिटी इनकी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बुक है, तो आपको ये याद करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं एल्फ्रेड क्रोबर के बारे में, ठीक है। क्रोबर से भी रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र पर अध्ययन किया था, इनका फील्ड वर्क क्या था, सांस्कृतिक क्षेत्र पर इन्होंने किया था। इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी कॉन्फिग्रेशन ऑफ कल्चर ग्रोथ एंड द नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक क्या हो जाएगी, द नेचर ऑफ कल्चर। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा दी थी, ठीक है। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा इन्होंने दी थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है इथोस और इडोस की, ठीक है। ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। इडोस और इथोस की अवधारणा इन्होंने दी थी। और शैली तथा सभ्यता की भी इनकी ही अवधारणा है, ठीक है। शैली और सभ्यता की अवधारणा किसने दी हुई है, आपके क्रोबर हो जाएंगे, इन्होंने दी हुई है। और अगर अधिसावयवी की बात करें, इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था, अधिसावयवी और अधिवैतिक कहा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने संस्कृति को अधिसावयवी व अधिवैतिक कहा है। अच्छा, इन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये कहा है, कल्चर को, संस्कृति को अधिसावयवी अधिवैतिक कहा है। अधिसावयवी व अधिवैतिक, ठीक है। इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसने परिभाषित किया था, टाइलर ने किया था, ठीक है। ये शब्द किसने दिए थे, स्पेंसर ने। टाइलर ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। और बात करें इसके प्रयोग की, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सुमर है, ठीक है। कौन है, सुमर हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का, अधिसावयवी व अधिवैतिक का प्रयोग किया था, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृति को अधिसावयवी अधिवैतिक किसने कहा है, क्रोबर ने कहा है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देख लेते हैं, एडमंड लीच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, संरचनावादी हैं। बर्मा के ऊपरी भाग में अभ्रातृत्व बहुपति विवाह का काचिन जनजाति में, या कोचिन जनजाति कहीं कहीं पर लिखा होता है, दोनों ही आपको याद रखना है। इससे संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, लीच हो जाएंगे। इन्होंने बर्मा में जो कोचिन जनजाति है उसमें फील्ड वर्क किया है, ठीक है। या ऐसे देखिए, बर्मा के ऊपरी भाग में जो अभ्रातृत्व बहुपति विवाह है उसका काचिन जनजातियों में अध्ययन किया, ठीक। सेकेंड इनका इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने परिवार, विवाह, नातेदारी तथा संस्कारों के अध्ययन के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। परिवार, विवाह, नातेदारी और संस्कारों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने फैमिली को क्या बताया, शोषणकारी संस्था बताया, कि परिवार क्या है, एक शोषणकारी संस्था है। किसने कहा है, लीच ने कहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनकी बुक हो जाएगी रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी है, लीच की है, याद रखना है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा किसकी है, लीच की है। एंड रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसने दी हुई है, एडमंड लीच ने दी हुई। आपको याद रखनी है बुक्स, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मैक्स ग्लुकमैन, ठीक है, या ग्लुकमैन भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो इन्होंने अफ्रीका है, जो अफ्रीका सोसाइटी है, उसमें कानून और कर्म कांडों का अध्ययन किया था। अफ्रीकी समाज में कानून और कर्म कांडों का अध्ययन किया था। इन्होंने प्रकारात्मक अवधारणा में संघर्षवादी दृष्टिकोण का मिश्रण किया। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैक्स ग्लुकमैन हैं, इन्होंने जो प्रकारात्मक अवधारणा दी थी उसमें संघर्षवादी दृष्टिकोण से को मिलाकर अध्ययन किया था, या प्रकारात्मक अवधारणा में संघर्षवादी दृष्टिकोण दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मैक्स ग्लुकमैन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखने वाले हैं इवांस प्रिचार्ड के बारे में। तो ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूर जनजाति का अध्ययन किया था। एक वीडियो फ्रेंड्स एक और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें फील्ड वर्क के बारे में है। ठीक है, मैचिंग में अक्सर पूछा जाता है कि थिंकर्स ने कहाँ पर फील्ड वर्क किया है। ठीक है, ये मैचिंग में मिलान वाले में आता है, तो आपको ये याद रखने पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया है? इवांस प्रिचार्ड में। उसमें शिरोहीन समाज और जो भूत विवाह है उसके बारे में बात की है। तो ऐसे भी एक बार पूछा जा चुका है। तो भूत विवाह के बारे में किसने बात की हुई है? इवांस प्रिचार्ड ने, ये आपको याद रखना है। और अजांडे जनजाति का अध्ययन किया है। ठीक है, अजांडे जनजाति का भी अध्ययन किसने किया हुआ है? इवांस प्रिचार्ड ने किया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें तो द न्यूज़ ऑफ सूडान इनकी बुक है, एसेस इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 2 बुक है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद करनी है। ब्रिटिश मानव शास्त्री हैं घाना की तेलेंसी और अशांति जनजाति। यहाँ पर कभी कभी अशांते भी लिखा होता है। ठीक है, अशांति या अशांते। ठीक है, किसने किया? आपको याद रखना है, किसने किया है? इवांस प्रिचार्ड ने। ठीक है, घाना की तेलेंसी और अशांटे 2 हैं, तेलेंसी और अशांटे जनजाति का अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने अफ्रीका के धर्मों का अध्ययन किया था। ठीक है, अफ्रीका के धर्मों का भी अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, और ये 2 बार हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, घाना की तेलेंसी और अशांटे जनजाति हो जाएगी, न्यूअर जनजाति हो जाएगी, अडांचे जनजाति पर फील्ड वर्क किया हुआ है, भूत विवाह के बारे में बात की हुई है इवांस प्रिचार्ड ने। और जो 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, बुक्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको कुछ जो थिंकर्स हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि जो ज़्यादातर आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया जा चुका है, आपके मार्क्स हो गए। ठीक है, आपका मार्क्स हो गया, दुर्खीम हो गए। ठीक है, मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, डेरेंड्रॉफ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोजर, गॉफमैन, मीड, देरिदा, गिरिंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको अच्छे से देखना चाहिए। आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल की तो उसमें यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको इधर के मिल जाएंगे और इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मिल जाएंगे, जिसमें थिंकर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्लस जितने भी तरह के अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे। आपको वो वीडियोज़ देखने चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। इसके अलावा बुक्स को ज़रूर देखिए, बुक्स से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैचिंग में स्पेशली ज़्यादातर आता है कि किसकी बुक्स है, तो आपको वहाँ से आपके नंबर पक्के हो सकते हैं। फील्ड वर्क आपको देखना चाहिए कि किसने कहाँ का फील्ड वर्क किया हुआ है। और जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा क्योंकि वो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3-4 ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे नए वाले थिंकर से रिलेटेड। बाकी आपके सब वही सिलेबस है, आपको बस अच्छे से तैयार करना है। इन सभी वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है। अभी आपको क्या करना है, जो अभी तक पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपको वो सॉल्व करने चाहिए, उनको अच्छे से स्टडी उनकी करनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। बाकी अगर आपको डर लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चंस जो है आपको जो थिंकर्स ने ऐड हुए हैं आपको नहीं आता है, तो इधर का छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट पेपर में कंप्लीट उसे करिए। ठीक है, आप रीजनिंग सॉल्व करिए, रिसर्च से दोनों से रिलेटेड आ जाता है, आपका सेकेंड सोशोलॉजी में हेल्प करेगा, फर्स्ट में करेगा। रिसर्च से देख लीजिए, डेमोग्राफी से रिलेटेड
वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको वहाँ वो देखने चाहिए। ठीक है, तो अभी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, ठीक है, डेली जो वीडियोस आएंगी उसमें 6-7 थिंकर्स डेली हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट जो भी बातें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वीडियोज़ आएंगी आपके बुक्स के जितनी भी पहले बुक्स बताई जा चुकी हैं उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में वीडियोज़ आ जाएगी। कुछ कॉन्सेप्ट और जो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, थिंकर्स के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट है, जो पहले आपको नहीं बताया गया है, उनसे रिलेटेड वीडियोस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।